This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. भारतीय टेलीविजन में पहली बार आपके लिए एक ऐसा शो हम लाए हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। नमस्कार, मैं हूं ऋचा जैन कालरा। प्रॉपर्टी की दुनिया में हलचल मचाने वाली हर अहम खबर पर है हमारी नजर। यहां हम देते हैं देश भर से आए हमारे दर्शकों के भेजे सवालों के जवाब। यही नहीं, कानूनी, आर्थिक, टैक्स मामलों के जानकार और उद्योग के विशेषज्ञों की राय में कहां निवेश आपको देगा मुनाफा, कहां कौन सा फैक्टर रियल एस्टेट को बढ़ा रहा है, प्रभावित कर रहा है, इस पर अहम खबरें आप हमारे शो के साथ साथ हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर भी हासिल कर सकते हैं। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहाँ आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना भी बेहद आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। बिल्डरों और जमीन मालिकों के जॉइंट वेंचर्स में दोनों का फायदा, लेकिन मुश्किलों से हो रही हैं दिक्कतें। बेहतर मुनाफे के मुकाबले भरोसेमंद बिल्डरों को चुन रहे हैं जमीन मालिक। रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और घर के रेनोवेशन में टैक्स की छूट खुशखबरी है या महज चुनावी हथकंडा। शुरुआत करते हैं मुंबई से। जमीन की कमी से जूझती मुंबई में नए आशियानों के लिए बिल्डरों ने नया फॉर्मूला अपनाया है। यह है जॉइंट डेवलपमेंट, यानी जमीन के मालिक के साथ मिलकर प्रॉपर्टी का विकास। बिल्डर को जमीन के लिए आसमान छूते दाम नहीं देने पड़ते और जमीन के मालिक को भी फाइनेंशियल तौर पर या फ्लोर्स के तौर पर अपना हिस्सा मिल ही जाता है। कई बार लैंड बैंक रखने वाला बिल्डर दूसरे बिल्डर के साथ मिलकर भी इस तरह की प्रॉपर्टी का विकास करता है। लेकिन इस तरह के समझौते में कई दिक्कतें भी हैं। इस पर नजर रखती हमारी एक खास रिपोर्ट। जमीन की कमी है और वो इतनी महंगी है कि ज्यादातर बिल्डर उसे खरीद कर रख नहीं सकते। इसीलिए जॉइंट डेवलपमेंट या जॉइंट वेंचर्स बिल्डरों को पसंद आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह के विकास में कोई खामी नहीं। विंडसर ग्रैंड रेजिडेंसेस को ही लीजिए, जो राजन रहेजा ग्रुप और नारंग ग्रुप मिलकर बना रहे थे, लेकिन नारंग ग्रुप के पार्टनर्स के बीच अनबन से मामला बिगड़ गया और इस तरह के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे मामले बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि पार्टनर्स शुरुआत में इस पर बात नहीं करते कि प्रोजेक्ट से उनकी क्या उम्मीदें हैं। जॉइंट वेंचर जॉइंट डेवलपमेंट का मॉडल डेवलपर को इसलिए रास आता है क्योंकि इसमें बहुत कम पैसों में प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है। अभी तक टाटा हाउसिंग और गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे बड़े बिल्डरों को इस तरीके से बड़ी कामयाबी मिली है। इसकी देखा देखी देश भर में अब बिल्डर इसी मॉडल को अपना रहे हैं। दिक्कत है तो बस इतनी कि जमीन मालिकों और बिल्डरों दोनों की उम्मीदें हद से ज्यादा बढ़ गई हैं। देखिए, जेडी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि एक डेवलपर होता है जो प्रोफेशनल होता है, एक लैंड ओनर होता है जिसके पास सिर्फ लैंड होती है। उसको शायद पूरी मार्केट का अंदाज़ा नहीं हो, उसको शायद पता नहीं हो कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, उसको शायद मार्केट में रेट्स का अंदाज़ा नहीं हो कि फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्ट क्या हो सकता है। और कुछ अंदर से कुछ अगर हलचल होती है दोनों कंपनीज में, मैनेजमेंट में, पैसे की वजह से या कोई और वजह से, जिसके अंदर दोनों आपस में खुश नहीं हो, उसके कारण आगे जाके तकलीफ आती है। जॉइंट वेंचर जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में झगड़ों की कई वजह होती हैं। मुनाफे का बंटवारा कैसे होना है, कभी इस पर एक राय नहीं बनती, तो कहीं सुस्त रफ्तार से निर्माण पर लोग उलझ जाते हैं। कई बार या तो डेवलपर उम्मीद के हिसाब से बिक्री नहीं कर पाता या फिर निर्माण की लागत अंदाजे से ज्यादा होने से जमीन मालिक का मुनाफा घट जाता है।
cost of construction is rising. जमीन मालिक अपना ज्यादा से ज्यादा मुनाफा चाहता है, जिससे ऐसे जॉइंट वेंचर ही खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि निर्माण की लागत बढ़ती जा रही है और औसत दाम इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए प्रोजेक्ट से कमाना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे हालात में जमीन मालिक और डेवलपर के बीच झगड़ा होना हैरत की बात नहीं है। Very apparent. इन झगड़ों का असर भी दिखने लगा है। जानकार कहते हैं कि बिल्डरों की दिलचस्पी के बावजूद जमीन के मालिक अब बहुत जांच परख कर ये तय कर रहे हैं कि अपनी जमीन किस बिल्डर के हवाले करें। हालांकि बड़े डेवलपर्स की कड़ी शर्तें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जमीन मालिकों की पसंद बनकर उभर रहे हैं। नामी बिल्डरों की कंपनियां चलाने में चूंकि खर्चा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो जमीन मालिकों को सबसे लुभावने ऑफर नहीं देते। आमतौर पे छोटे डेवलपर उन्हें रिझाकर मुनाफे का ज्यादा हिस्सा देने का वादा करते हैं, लेकिन जमीन मालिक फिर भी समझदारी से काम लेते हुए बड़े बिल्डरों से ही समझौता करते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर चुनाव के बाद प्रॉपर्टी बाजार संभलता है तो ज्यादा पैसा आने लगेंगे और तब शायद जेबी में कमी आ जाए। मुंबई से निखिल शिवदास, NDTV। तो जॉइंट डेवलपमेंट मॉडल के अलग अलग पहलुओं को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहा है खास पैनल। दो खास मेहमान हमारे साथ इस शो में हैं। राजेश बी वर्धन जो कि वर्धमान ग्रुप के MD हैं, स्वागत है राजेश जी आपका, और जॉय सान्याल जो कि नेशनल डायरेक्टर हैं स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट JLL इंडिया के। यहाँ हमने मुंबई की रिपोर्ट देखी, लेकिन ये मॉडल अन्य शहरों में भी चल रहा है, जहाँ पर माइक्रो लेवल पर एक छोटा ज़मीन मालिक किसी डेवलपर या बिल्डर के साथ मिलकर कई फ्लोर्स का निर्माण करता है। तो यहाँ राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ किस तरह की पेचीदगियाँ इस तरह की जॉइंट डेवलपमेंट मॉडल में देखने में आती हैं अक्सर? पहली बात है कि जो लैंड ओनर्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी आज जल्द से जल्द बेचना नहीं चाहते हैं। हमने पिछले काफ़ी वर्षों में ही देखा है कि प्रॉपर्टी के दाम हमेशा बढ़ते रहे हैं। अगर लैंड ओनर ने प्रॉपर्टी बेच दी है तो उसको जो बेनिफिट अप्रिसिएशन का वो नहीं मिलता है, और जो पैसा आ जाता है वो कहीं ना कहीं गलत जगह भी इन्वेस्ट हो जाता है, तो उसको लगता है कि यार मैं बेच के फंस गया। इसके लिए वो जो फाइनेंशियली जो स्ट्रांग है लैंडलॉर्ड या प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं, वो चाहते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी, अपना लैंड को किसी अच्छे डेवलपर के साथ में डेवलप करें। जब ये उसकी नियति हो जाती है कि किसी न किसी के साथ में करना है, तब अच्छे से अच्छे डेवलपर के साथ में करना चाहिए। उसके अंदर उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अब जब अच्छा डेवलपर ऑफ़र देता है और उसे अपना फ़ायदा दिखता है तो वहाँ तक तो ठीक है मुद्दा कि बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस फ्रीज हो जाती हैं, लेकिन क्या कारण है तकलीफ़ आने के? क्योंकि क्लैरिटी नहीं अगर रखेंगे जिन जिन मुद्दों के ऊपर कि खर्चा आएगा तो वो डेवलपर ही कंप्लीट करेगा, इन सब डिटेल के साथ में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो मेरे ख्याल से कभी भी इसके अंदर झगड़े की बुनियाद नहीं रहती है। अगर परसेंटेज थियरी रहती है कि जैसे 1 लाख फुट की जगह है, आज जो भी खर्चा है डेवलपर फाइनल कर लेवे, और वो सब खर्चे गिनने के बाद में अगर डेवलपर एक परसेंटेज के 20% दे सकता हूँ लैंडलॉर्ड को, 30% दे सकता हूँ, 40% दे सकता हूँ, अगर वो फ्रीज हो जाता है तो मेरे ख्याल से कोई झगड़ा बाद में नहीं होगा। चाहे कंस्ट्रक्शन के भाव बढ़ जाए, हर चीज़ों की कॉस्ट बढ़ भी जाएगी, तो भी लैंडलॉर्ड को वो बेनिफिट हमेशा मिलता रहेगा जो उसके हक में है। इससे जो कॉस्ट बढ़ेगी वो सिर्फ डेवलपर को ही बेयर करनी पड़ती है। तो ये जो मुद्दे हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। जब हमने देखा है कि काफ़ी चीज़ों के बारे में डेवलपर और लैंडलॉर्ड के बारे में क्लैरिटी नहीं है और जो डॉक्यूमेंटेशन वो उस ढंग से बना ही नहीं है, और अगर दोनों बिल्डर हैं और दोनों का ईगो भी बीच में आ रहा है और दोनों साथ में मिलकर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तब जाके तकलीफ आती है। तब जाके उसके अंदर कहीं ना कहीं ईगो, अंडरस्टैंडिंग, मार्केटिंग, और जब दोनों अगर इन्वॉल्व रहेंगे तब जाके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है। डिस्प्यूट के कारण ये प्रोजेक्ट डिले हो सकते हैं। बाकी अगर टोटल जब देखेंगे तो 90% प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी मुझे कोई नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आती है। प्रोजेक्ट भले डिले हो जाए, कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। जॉय, आपको क्या लगता है कि आप इनकी बात से सहमत है? क्योंकि अगर दिक्कतें आती हैं तो क्या कहते हैं, जो एक डेवलपर है वो काम कब करेगा? पूरा वक्त क्या वो अपना इसी में नहीं गुजार देगा कि अपने पार्टनर को किस तरह से हैंडल करे? तो आपका क्या मानना है कि ये जो जेवीज हैं, ये जो साथ में मिलकर काम करने का तरीका है, क्या ये एक अच्छा तरीका है? डेफिनेटली ये एक अच्छा और सस्टेनेबल तरीका है, ऐसा मैं मानता हूँ। हाउएवर इसमें कभी कभी दिक्कतें आती है जैसे आप बता रहे हैं, बट एक चीज़ हमको ये भी देखा है हमने
कि कुछ डेवलपर है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, जैसे सारे शहर में ऐसे डेवलपर्स हैं, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है। तो ये लोगों के साथ दिक्कतें नॉर्मली लैंडलॉर्ड को नहीं आता है, क्योंकि ये लैंडलॉर्ड को साथ में लेके चलते हैं। कभी कोई अटकलें आ भी जाते हैं तो उनको एमिकेबली सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं और लैंडलॉर्ड को नुकसान ज़्यादा ना हो ऐसा ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। इसमें एक्चुअली दोनों पार्टी का ही फ़ायदा होता है। लैंडलॉर्ड को तो फ़ायदा होता ही है और डेवलपर को लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको नए नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। जब एक लैंडलॉर्ड खुश रहते हैं उनसे, तो अगले बार जब वो प्रोजेक्ट लेने जाते हैं तब दूसरा लैंडलॉर्ड भी उनको एक अलग तरीक़ा से देखते हैं। जी, लेकिन यहाँ पर जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं और इस तरह के मॉडल को अपनाना चाहेंगे, जिनके पास ज़मीन है और वो चाहेंगे कि वो इससे कुछ कमा सकें, कुछ हासिल कर सकें, उन्हें किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? खासकर कॉमन एरियाज़ की अगर हम बात करें, पार्किंग हो, टेरेस हो, इसके अलावा लिफ्ट्स हो, तो क्या ये सब निशानदेही अलग से रहती है, एग्रीमेंट में फ्रीज किया जाता है या किया जाना चाहिए? देखिए, जो टर्म्स में एग्रीमेंट होता है, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, उसमें सबसे बड़ी जो टर्म रहता है वो है रेवेन्यू शेयरिंग। टोटल जो रेवेन्यू आते हैं पूरे प्रोजेक्ट से, हर एक रुपया जो आ रहा है एक प्रोजेक्ट से, उस रुपया को हम लोगों को डिवाइड करना चाहिए, रादर देन एरिया शेयरिंग में जाना और वो सब में जाना। एरिया शेयरिंग हाँ फिज़िकली आप कर सकते हो, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कर सकते हो, लेकिन बेटर इज़ दैट वन शुड गो फॉर रेवेन्यू शेयरिंग। उसमें ही पूरे प्रोजेक्ट का भलाई है और दोनों का इंटरेस्ट साथ में जुड़ा रहता है।